बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। बज़ाहिर तो ये टॉपिक अकाउंटिंग की मिस्टेक से रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी फील्ड से रिलेटेड इस वीडियो से हमारी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मरतबा जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके 2021 के अंदर, उसके अंदर 50% पोर्शन जो है वो आपका MCQs के ऊपर डिपेंड करता है। रिमेनिंग 50% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मुश्तमिल है। वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ, इस पर मुखातिब हूँ, वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग के अंदर, स्टेट्स के अंदर या बिजनेस मैथ के अंदर बेहतरीन मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं, वो आज की हमारी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और बज़ाहिर ये टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन वही चीज़ आप बिजनेस मैथ और स्टेट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग के हवाले से जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है उससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स। इस डेफिनेशन की तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ फोकस मुझे किस चीज़ पे आपको कराना है, वो फोकस इस बात पे कराना है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक फ़न है। किस चीज़ का? इन सारे कामों को करने का। बिल्कुल इस तरीके से अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स, डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स हासिल करना बजाते खुद एक फ़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फ़न से नावाकिफ़ हैं जिसकी वजह से वो इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बहुत ज़्यादा गिरा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसा मुझे टीचिंग लाइन में हो चुका है। 15 के करीब मैं मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें स्कूल्स भी शामिल हैं, कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं, कॉलेज भी शामिल है। अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 साल से तकरीबन चला रहा हूँ। तो मेरे पास जो छोटा मोटा कह लीजिए तजुर्बा है वो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि इस तजुर्बे से यकीनी तौर पर हमारे स्टूडेंट्स बिलखुसूस और जो जनरल पब्लिक है वो बिलउमूम फ़ायदा इंशाल्लाह ताला उठाएगी। अहम तरीन बात यह है कि जो हमारा टॉपिक है कि कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर, उसमें ये बात दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली और बुनियादी जो मिस्टेक है जो आम तौर पर स्टूडेंट से सरजद हो जाती है वो है वो टाइम मैनेजमेंट का उनके अंदर फुकदान पाया जाता है। स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताते खुद पूरी की पूरी किताबें लिखने वालों ने लिख दी हैं। यहाँ हम इतनी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जा सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है। बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि टोटल आपका पेपर कितने टाइम का है। पहले 3 घंटे का होता था, आपको पता है, अब उसको रिड्यूस करके 2 घंटे कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर उसमें आपका MCQs का पोर्शन कितना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन कितना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन कितना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने हैं, आपकी अपनी स्पीड कैसी है, आपके काम करने की रफ्तार जो है जिसको स्पीड कहा जाए वो तेज़ है या स्लो है, आप सवाल को समझने में क्या ज़्यादा टाइम लगाते हैं या मुनासिब टाइम लगाते हैं, क्या आपकी इंग्लिश ऐसी तो नहीं है कि क्वेश्चन आप पढ़ते हो और क्वेश्चन का मतलब ही आपको समझ में ना आता हो। इन सारी बातों की रोशनी में आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज किया तो यकीनी तौर पर मार्क्स इंशाल्लाह ताला अच्छे आएंगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता टाइम आप मैनेज सही तरह से ना कर सके तो ये बात याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर भी आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबूत के तौर पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहर के एक मारूफ कोचिंग सेंटर से वाबस्ता हूँ। वहाँ पर स्टूडेंट्स में से जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी एक ने या आई थिंक कम से कम 2 स्टूडेंट्स ने मुझसे जिक्र किया कि सर हम जनरल लेजर का जो सवाल है वो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सके। क्वेश्चन है भाई क्यों नहीं अटैम्प्ट कर सके? इसलिए नहीं अटैम्प्ट कर सके क्योंकि आपने टी अकाउंट जो है, लेजर जो है बहुत सारे दे दिए थे। ठीक है कि बहुत सारे दे दिए थे, लेकिन उसी पेपर के अंदर कोई सवाल हमने मुख्तसर करके भी बनाया हुआ है जिसके अंदर फटाफट आपने उसको निपटा लिया। तो वो क्वेश्चन जब जल्दी निपटा लिया तो रिमेनिंग टाइम आप इसको दे सकते थे। इट मीन्स दैट या तो आपने MCQs को समझने में ज़्यादा देर लगाई या फिर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की वजह से जो अटैम्प्ट कर रहे थे आप उस अटैम्प्ट करते हुए आपने पूरे पेपर को सही तरह से टाइम को मैनेज नहीं कर सके, जिसके नतीजे में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के मार्क्स भी और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू दी मार्क नहीं आए। मैं आपको एक छोटा सा उसका नमूना पेश करता हूँ कि पासिंग मार्क्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के रखे हुए हैं 60%,
अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। वैसे आपको पता है बोर्ड में 33% होता है, 60% से कम वाला मेरी नज़र में फेल है अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि अगर आप 60% मार्क्स भी नहीं ले सकते हैं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में जिसमें स्टूडेंट 100 में से 100 लेता है, 100 में से 99 98 लेता है, तो आप 60 नंबर तो ले लें भाई कम से कम, वो भी नहीं ले सकते। तो मैं इस बात को सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये डूब मरने का मुकाम है। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के अंदर हाईएस्ट मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट के मार्क्स आए 77 और एक और स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 71, जबकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। क्वेश्चन ये है सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने अबव 70% मार्क्स हासिल किए। इसी तरीके से आप सेकंड ईयर पे आ जाएं तो सेकंड ईयर में भी कोई हाल अच्छा नहीं है। सेकंड ईयर में भी अगर आप गौर करें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 70% है, एक के हैं 73 और एक के हैं 76। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि स्टूडेंट जो कि, अच्छा मज़े की बात, जिन स्टूडेंट्स के ये अबव 70% आए हैं फर्स्ट ईयर में भी दोनों और सेकंड ईयर में भी दोनों, वो क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक हैं, या फिलहाल दो कह लीजिए। क्वेश्चन ये पैदा होता है बकिया स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स कोई नाकारा तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मीडियोकर होते हैं, बहुत सारे बेहतरीन होते हैं, बहुत सारे ज़रा कम लेवल के होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट्स जो पेपर में इतने ख़राब उनका रिजल्ट आ रहा है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, वही हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जिनमें से पहला है, याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो पेपर के अंदर भी बेहतरीन साबित होते हैं और अपनी ओवरऑल ज़िंदगी में भी बेहतरीन साबित होते हैं। अभी फ़िलहाल जो पेपर पैटर्न है वो आपको पता है, 2 घंटे का आपका पेपर है, जो नया 2021 के अंदर पैटर्न के मुताबिक आ रहा है। फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। 2 घंटे का आपका पेपर है, 50% आपके MCQs हैं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 50% MCQs में टोटल नंबर ऑफ़ MCQs पेपर में कितनी आने वाली हैं, लेकिन इस बात के बहुत चांसेस हैं। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि 50% MCQs का मतलब ये होता है कि पेपर में आपको 50 MCQs मिलने वाली हैं। ये इस बुनियाद के ऊपर रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ कि जब बोर्ड पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं कोरोना की वजह से, उससे पिछले साल तक जब बोर्ड जो है वो जनाब अली 20% MCQs लेता था और उसमें 20 MCQs होती थी पेपर में, और 20 MCQs के लिए 20 मार्क्स होते थे और टाइम 20 मिनट्स होता था। तो जब बोर्ड ने ये फैसला किया कि जनाब अली, या सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जनाब अली अब 50% MCQs स्टूडेंट्स को देने हैं पेपर में, तो 50% के लिए मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि यकीनी तौर पर 50 MCQs आने वाली हैं। 50 MCQs हैं और अब हमें टाइम का तो अंदाज़ा नहीं है कि बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। बहुत एक्सपेक्टेड है कि 50 MCQs के लिए टाइम आपको 50 मिनट्स हो सकता है मिलेगा। 50 मिनट्स का मतलब क्या होता है, पूरा 1 घंटा भी नहीं है। अगर 50 मिनट्स यहाँ पे टाइम निकल जाता है 50 MCQs के लिए और टोटल टाइम आपने खर्च कर दिया 50 मिनट 50 MCQs के लिए, यानी कि 50 नंबर के लिए, तो रिमेनिंग आपके पास बच गए 50 मिनट, और 50 मिनट के लिए टोटल टाइम बच रहा है आपके पास 70 मिनट, 60 मिनट्स और 10 मिनट्स। अब 70 मिनट्स के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और आपको लॉन्ग भी करने हैं। ख्याल रहे कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स के हैं, अकाउंटिंग के हैं, वो हमारे इस पॉइंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते थे वो आपको 4 नहीं बल्कि 5 करने होते थे, ये 5वां अंगूठा। जबकि आपके पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर ज़रा हल्का हाथ रखा जाता है बोर्ड की तरफ से, उनको सेक्शन बी में 4 सवाल करने होते थे। अगर हम पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट देने के लिए, कि आपको गाइडलाइन देने के लिए कि किस तरह से आप अकाउंटिंग और जो रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप अपना माइंड कैसे बनाएं, सिर्फ पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए 1-2 जुमले आपसे बयान कर देता हूँ। पुराने पैटर्न के मुताबिक टोटल टाइम है 3 घंटे, MCQs हैं 20 मार्क्स की, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ 20 मिनट्स, फारिग कर दिया आपने। बचा आपके पास पोर्शन कितना, 80 मार्क्स का। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 सवाल उनको करने होते हैं सेक्शन बी के अंदर, और 4 सवाल के लिए अगर हम टाइम एलोकेट करें 20 फर्स्ट करें मिनट्स हमने ले लिए किस चीज़ के लिए, MCQs के लिए, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और आपका MCQs का पोर्शन निमट गया। उसके बाद सेक्शन बी आता है, ये हो जाएगा सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स कितने सवाल आपको करने हैं, 4 सवाल करने हैं, और जो 4 सवाल करने हैं इसके लिए, अच्छा इसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हो जाएंगे। 4 सवाल जो करने हैं, अगर इन 4 सवालों के लिए हम टोटल टाइम एलोकेट करें, वो टोटल टाइम एलोकेट हम 50 नंबर है, और टोटल टाइम फर्स्ट करें एलोकेट करते हैं हम 100 मिनट्स। 100 मिनट्स किस हिसाब से हम लगा रहे हैं, 4 सवाल हैं 100 मिनट में आपको मुकम्मल कर लेने चाहिए।
100 मिनट का मतलब होता है एक सवाल 25 मिनट में निपट जाना चाहिए। 25 मिनट में एक सवाल, तो 4 सवाल निपट गए 100 मिनट के अंदर, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, पूरे 2 घंटे बन गए। और आखिरी वाला 1 घंटा सेक्शन सी के लिए, 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स के लीजिए। और मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे? 30 मार्क्स। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप दे रहे हैं 1 घंटा। 1 घंटा सेक्शन सी को दिया आपने, और 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 और फिर 1 घंटा, 2 घंटे 40 और 20 मिनट यहाँ के जो आपके पास ये 20 मिनट आ गए। 2 घंटे 40 और 20 मिनट, पूरे 3 घंटे का पेपर बन गया। कब? जब पुराने पैटर्न को आप फॉलो करें। इस गाइडलाइन की बेस के ऊपर आप अपने नए पैटर्न को फॉलो करवा सकते हैं और कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बदले अगर हम सेकंड ईयर की बात करते हैं तो सेकंड ईयर में थोड़ी सी तरमीम हो जाएगी, और तरमीम ये हो जाएगी कि सेक्शन ए तो उनको भी 20 मिनट्स मिलेंगे, 20 मार्क्स होंगे और 20 MCQs होंगे। सेक्शन बी में 4 की जगह उनको सवाल करने होते हैं 5। अगर 5 सवाल आपको करने हैं सेक्शन बी के अंदर, सेकंड ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, सेक्शन बी के अंदर 5 सवाल करने हैं, टाइम वही हम 100 मिनट रख रहे हैं। 100 मिनट को अगर आप 5 से डिवाइड करा देते हैं तो ये जवाब आ जाएगा 20 मिनट्स। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे को एक सवाल सेक्शन बी का करने के लिए टाइम मिल रहा था 25 मिनट, क्योंकि 4 सवाल करने हैं। अलबत्ता सेकंड ईयर के स्टूडेंट को चूंकि एक सवाल ज़्यादा करना है, 5 सवाल करने हैं, लिहाजा उसको टाइम मिला एवरेज 20 मिनट्स। 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 मिनट्स। और सेक्शन सी उसके लिए वही होगा कि उसको 1 घंटा उसको मिल जाएगा, और 1 घंटे के अंदर उसको 2 पार्ट करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स टाइम को बेहतर से बेहतर तौर पे मैनेज कर लेंगे वही अपने पेपर के अंदर बेहतरीन मार्क्स ले पाएंगे। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए, लेकिन खुदा बेहतर जाने नसीब में नहीं लिखा है, या खुदा बेहतर जाने क्या मामला है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। इसका यह कतन मतलब नहीं है कि कभी मेरे टीचिंग करियर में स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए ही नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अच्छे मार्क्स ज़रूर हासिल किए, और वो स्टूडेंट्स वही होते हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। अकाउंटिंग के पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के एक के 96 मार्क्स आ चुके हैं और एक के 93 मार्क्स आ चुके हैं। 96 और 93 ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मेल था और एक फ़ीमेल था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि जब स्टूडेंट बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकता है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, तो फिर उसका ओवरऑल रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। बताएं वो कैसे? आप खुद सोचें, अकाउंटिंग में आपने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं, बिजनेस मैथ के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं, अगर आप सेकंड ईयर के हैं और स्टेट्स में आपने बेहतरीन नंबर हासिल किए हैं, यानी कि टोटल 150 नंबर आपके बन रहे हैं। अकाउंटिंग 100 नंबर, बिजनेस मैथ 50 नंबर, 150 में से फ़र्ज़ करें आपने 145 146 नंबर हासिल किए हैं। सेकंड ईयर के अगर हमें तो अकाउंटिंग और स्टेट्स में आपने 150 के 150 नंबर हासिल किए हैं, 148 लिए हैं, 149 लिए हैं। तो खुद सोचें ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज बनेगी तमाम पेपर्स में वो कितनी ज़बरदस्त और जानदार बन सकती है। खुदा ना ख्वास्ता मामला उलट है, अकाउंटिंग में बेड़गरक, स्टेट्स में बेड़गरक, इधर बिजनेस मैथ में बेड़गरक। तो याद रखिएगा ओवरऑल परसेंटेज कभी भी आपकी अच्छी नहीं हो सकती, और ओवरऑल परसेंटेज का लाजमी तौर पर बेड़गरक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट थे उसमें जब आपने नंबर हासिल नहीं किए तो ओवरऑल जो दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो किस हद तक आपका साथ दे सकते हैं। गाड़ी खुद ब खुद आपकी पंक्चर हो जाएगी, और गाड़ी को अगर आपको 14 गियर में चलाना है तो लाजमी तौर पर अकाउंटिंग को, बिजनेस मैथ को और स्टेट्स को इनका गला अच्छी तरीके से दबाएं। जितने अच्छी तरीके से इनका गला आपने दबा दिया तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज़ माजरत के साथ आपका अपना गला दब सकता है। ठीक, अब हम आते हैं अपनी मिस्टेक्स की तरफ, जो कि स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हमें आपको समझानी है। एक बात तो हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दी कि आपको टाइम को मैनेज करना है और भरपूर तरीके से मैनेज करना है। टाइम मैनेज नहीं किया तो फिर कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, एक तो ये स्टूडेंट्स की जो मैंने कॉपी चेकिंग की है, चेकिंग के दौरान और चेकिंग के बाद भी अपने पास मिस्टेक्स मैंने दर्ज कर ली, ताकि मेरा इरादा था इंशाल्लाह इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी, तो वही कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपने पास, बारी बारी आपसे बात करता हूँ। बाद स्टूडेंट्स का ये अंदाज़ है कि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, खुदा के वास्ते क्वेश्चन नंबर तो डालें। और क्वेश्चन नंबर डालते हुए आमतौर पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक और भी कर जाते हैं, वो ये करते हैं, फ़र्ज़ करें आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं सबसे पहले अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर। बाद स्टूडेंट्स इंटर लेवल पर आ जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाते हैं
उन्हें अफसोस की बात है, इतनी बेसिक बात नहीं पता होती कि आप क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है वो नंबर आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट पे डाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे। इन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है, कहते हैं भाई हम तो पहला सवाल कर रहे हैं ना। अबे भाई तुम पहला कर रहे हो, है तो नहीं ना पहला, है तो वो तीसरा। तो इट मीन्स दैट क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, भले आपका पहला सवाल हो, भले 5वां सवाल हो, दूसरा सवाल हो, आप नंबर वही डालेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर के अंदर दर्ज है। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल दे दूँ, आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। अब आपकी सीक्वेंस भले कुछ भी हो, आपका वो पहला सवाल हो, दूसरा हो, 5वां हो, आप अपनी कॉपी के अंदर हर हाल में क्वेश्चन नंबर 10 ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेगा, भाई क्वेश्चन नंबर 10 फला है और आपका भी क्वेश्चन नंबर 10 ये है, तो उसके लिहाज से वो आपकी मार्किंग करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर जाते हैं और एग्जामिनर बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। पहले तो वो ढूंढता है कि कौन सा क्वेश्चन इस अक्लमंद ने किया है। समझ ही नहीं होंगे आप अक्लमंद का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये गलती हो गई। दूसरी बात क्या है, एमसीक्यूज से रिलेटेड एक बहुत अहम बात आपको बतानी थी। एमसीक्यूज में देखिए आपके पास टाइम नहीं होगा। अभी आपके पास जो 50% एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो अब तो आपके पास बिल्कुल भी कहना चाहिए कि टाइम नहीं होगा। आपको हर हाल में एमसीक्यू से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ उसका ऑप्शन नंबर पेपर में डालना है। क्या मतलब, फर्ज करें कि एमसीक्यू आपको दी जा रही है, ए के अंदर कुछ कह रहे हैं, बी के अंदर कुछ कह रहे हैं, सी के अंदर कुछ कह रहे हैं और डी के अंदर कुछ कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि अगर फर्ज करें उस एमसीक्यू के अंदर बी ऑप्शन आपके लिहाज से सही है, तो बी के आगे जो नाम लिखा हुआ है, जो ऑप्शन लिखा हुआ है, वो अपने पास लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप वो लिखने बैठ जाएंगे आपका टाइम वहाँ पे किल होगा। हो सकता है 50 एमसीक्यूज में आप पूरी 50 अटैम्प्ट भी ना कर सकें, और ऐसा हो चुका है। अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की कॉपी जब मैंने चेकिंग की तो उसमें मैंने बाकायदा गिना, एक स्टूडेंट का हाल ये है 13 अलग अलग एमसीक्यूज को उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। हैरान कुन बात है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, फॉर एग्जांपल इंटर लेवल के ऊपर, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग का सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर किसी पेपर में, किसी एग्ज़ाम में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप कोई पेपर दे रहे हों और आपको पता हो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो नेगेटिव मार्किंग पहली बात होती क्या है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने सही अटैम्प्ट किया तो 1 में से 1 नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गलत अटैम्प्ट किया तो 1 में से फर्ज करें आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा या 1 नंबर पूरा काट लिया जाएगा। अगर फर्ज करें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग मौजूद है, तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि तुक्केबाजी ना करें। तुक्केबाजी क्या होती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आगे आपको पता है 80 90 पूरे 100, ये हरकतें नेगेटिव मार्किंग में नहीं करनी है। लेकिन आपको पता है इंटर बोर्ड, ग्रेजुएशन लेवल, तमाम एमसीक्यूज जो होते हैं, अगर होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो नहीं होते, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं वहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ तो लिखें, हो सकता है वो आपका कुछ लिखना सही साबित हो जाए। यानी कि आपको नहीं पता था ए है, बी है, सी है या डी है, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे तो 0 नंबर मिलेंगे। फ़र्ज़ करें आपका तुक्का चल गया, ए आपने लिखा और ए लग गया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इट मीन्स दैट कभी भी ऐसी हरकत ना करें। यकीन करें 13 एमसीक्यूज उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, सिर्फ 7 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए। 7 में यकीनन कुछ सही थे, उसके कुछ गलत थे। तो अफसोस नाक बात यह है कि 13 एमसीक्यूज में अगर आप तुक्केबाजी भी करेंगे तो कोई लॉस नहीं है आपका, इसलिए क्योंकि हो सकता है बाज़ तुक्के आपके सही लग जाएं, सही लगेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन फिर तवज्जो दिला रहा हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग है पेपर में तो फिर ऐसी सूरत में तुक्केबाजी ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर आपने तुक्केबाजी की और कुछ गलत हो गए तो जितने नंबर आपने सिक्योर किए हैं उसमें से रिडक्शन हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने 5 एमसीक्यू सही किए, 5 नंबर मिले, और आपने फ़र्ज़ करें 2 एमसीक्यूज गलत कर दिए। फ़र्ज़ करें 1 एमसीक्यू गलत के ऊपर आधा नंबर कट रहा है, तो 2 एमसीक्यू गलत के ऊपर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ओवरऑल आपने 5 एमसीक्यू सही करके 5 नंबर गेन कर लिए, लेकिन 2 एमसीक्यूज गलत करके 1 नंबर माइनस कर दिया, तो एमसीक्यूज में ओवरऑल आपके नंबर आएंगे 4। इट मीन्स दैट सिर्फ यहाँ पर जब नेगेटिव मार्किंग हो रही हो तो फिर तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंटर बोर्ड है भाई, हमारा बोर्ड है, खूब दबा के तुक्केबाजी करें। लेकिन याद रहे, ये उनको मशवरा दे रहा हूँ जिनको ना आता हो। जिनको आता हो वो यकीनन सही ऑप्शन पे इंशाल्लाह ताला ज़रूर टिक लगाएंगे।
दूसरी बात स्टूडेंट्स आपको ये बात बतानी थी कि जनरल के अंदर इतना सब कुछ लेक्चर देने के बावजूद स्टूडेंट्स को जनरल खोपड़ी में उनके उतर नहीं रहा है। जनरल के अंदर चंद एक बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, और ये जनरल की जो बेसिक बातें हैं ये सिर्फ फर्स्ट ईयर से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, सेकंड ईयर के और हद तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो जनरल से रिलेटेड चंद एक छोटी छोटी बातें हैं वो आपसे मुझे शेयर करनी है। वो क्या बातें शेयर करनी है वो ज़रा गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर आप एक एंट्री बना रहे हैं, कोई सी भी जनरल एंट्री बना रहे हैं। एंट्री बनाते हुए आपको पता है जो कॉलम्स आप बनाते हैं, शॉर्ट करके बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर्स हो गया, आपको पता है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है, उसके बाद आपको पता है डेबिट कॉलम आता है, और आखिर नंबर पे आता है आपके पास क्रेडिट का कॉलम। स्टूडेंट से जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बेसिक बात बता दूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, और गड़बड़ करने की वजह से उनकी वो गड़बड़ जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर की हद तक नहीं रहेगी बल्कि आगे की क्लासेस में भी जाएगी। लिहाजा बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप गौर से सुन लेंगे तो आपका ही भला होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी अपने पास लिखी हुई है ताकि आपको उसके हवाले से बताया जा सके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का स्टाइल ज़रा देखिएगा। यहाँ पे फर्ज करना कोई भी डेट आ रही है, एंट्री बना रहा है या बना रही है बेचारी या बेचारा, कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, और जनाब अली उसने करा दिया फॉर एग्जांपल ताहिर कैपिटल क्रेडिट। ये ताहिर जो है वो सवाल के अंदर मौजूद था। हमारे अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हमारे वालिद साहब का नाम था ताहिर हुसैन, उन्हीं के नाम पर ही मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था। एक सवाल के अंदर ताहिर हुसैन का नाम डाल दिया अपने वालिद साहब का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक सवाल में अपनी वालिदा का नाम डाल दिया सुरूर फातिमा, अल्लाह ताला उनको साथ सेहत की उनकी ज़िंदगी जो है वो दराज करे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट के अंदर इलाही आमीन कह दीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कैश डेबिट है और इक्विपमेंट क्रेडिट है। इस यहाँ पे ये देखिएगा स्टूडेंट एक बेसिक मिस्टेक कर रहा है। क्या बेसिक मिस्टेक कर रहा है? कैश और इक्विपमेंट मेरे भाई और भाइयों की बहनें यानी कि मेरी बहनें, कैश और इक्विपमेंट याद रखिएगा। डेबिट जब आप करवा रहे हैं तो इतना आगे से क्यों करवा रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आपको यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ से करने का क्या मतलब होता है कि कैश इधर से लिखेंगे, इक्विपमेंट इधर से लिखेंगे। आपने आगे से लिखा हुआ है, जब आगे से लिखा हुआ है तो गलत है। इसका मतलब है सही क्या होगा? ये बिल्कुल गलत स्टाइल है। अगर ये गलत स्टाइल है तो इसका मतलब ये हुआ कैश जो है वो डेबिट होना चाहिए यहाँ से। गौर से देखिए, पीछे से लिख रहा हूँ और स्टूडेंट आगे से लिख रहा है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है कि एक और एंट्री की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न डेबिट, पूरा नाम ऐसे इसका सेल्स रिटर्न अलाउंस होता है, और अकाउंट रिसीवेबल को आप फर्क करें क्रेडिट करवा रहे हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल। याद रखिएगा सवाल के अंदर अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल के साथ तो अकाउंट रिसीवेबल के डैश करके उस पार्टी का नाम लिखना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एंट्री में अकाउंट पेबल आ रहा है तो उसके साथ भी लिखना चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कामरान साहब हैं, नदीम है, जमशेद हैं, जो भी नाम है तो नाम ज़रूर लिखना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट का तरीक़ाकार क्या होता है कि उन्हें एंट्री बनाई, उन्हें नाम लिखने की उन्होंने ज़हमती गवारा नहीं की। याद रखिएगा नाम लिखना लाजमी है अगर नाम सवाल के अंदर मेंशन है तो। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, बाज़ लोगों को जो है वो पता नहीं कौन सी बुक से वो पढ़ते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता वो कौन सा ज़रा कंपनी का नाम जनरल जो लिखा जाता है वो ज़रा स्टाइल उनका देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये ताहिर ट्रेडर्स उन्होंने लिखा, ताहिर ट्रेडर्स, उसके नीचे उन्होंने लिखा जनरल जो कि बिल्कुल यही सही स्टाइल है, जनरल ही लिखा जाता है। और उसके नीचे पता नहीं कौन सी बुक से उन्होंने पढ़ लिया है कि फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। समझ में नहीं आता ये कौन सी पाकिस्तानी बुक है या फॉरेन राइटर की बुक है, इंग्लैंड की है, अमेरिका की है, मेरी तो समझ में नहीं आता। फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट यहाँ पे कभी भी नहीं आता है। डेट का कॉलम आपके पास मौजूद है, जब डेट का कॉलम मौजूद है तो ये लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि गलत है। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम आता है और उसके नीचे आप लिखते हैं जनरल, बकिया कोई कहानी आप नहीं लिखते हैं। इसके अलावा एक अहम मिस्टेक और भी स्टूडेंट कर जाते हैं। वो अहम मिस्टेक क्या है स्टूडेंट? अहम मिस्टेक ये है कि इसके नीचे एक नरेशन भी लिखी जाती है। नरेशन का मतलब ये होता है एक जुमला आपको लिखना है,
और वो जो जुमला आप लिखते हैं वो जुमला बताता है कि एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, हमें पता चलता है एंट्री के नीचे मौजूद नरेशन के ज़रिए। नरेशन क्या, फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करें, टू रिकॉर्ड करने के बाद क्या हुआ, माल वापस आ रहा है, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज या गुड्स जो आप कह लीजिए, रिटर्न वापस आ रहा है, फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है जिसको आपने माल बेचा था उस कस्टमर की जाने से माल रिटर्न होकर वापस आ गया। ये जो जुमला है ये नरेशन कहलाता है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, काट सकता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ जो गलतियां मैं आपको इसमें बयान करने जा रहा हूँ वो मखसूस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और मखसूस क्वेश्चन से मुराद है, जैसे एक चैप्टर है पेटी कैश बुक जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। पेटी कैश बुक के अंदर बाद स्टूडेंट्स ने उनको ये विचारों को ख्याल नहीं उन्होंने रखा कि जो कि क्लास में पढ़ाते हुए बताया जा चुका था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वो हेड्स दे दे, कौन से हेड्स, जो कि एक्सपेंडिचर के हेड्स होते हैं, जैसे वो बता दें सप्लाईज लेना है आपको, ड्राइंग्स लेना है आपको, सन्ड्रीज का कॉलम लेना है, जो भी नाम है, अगर वो सवाल के अंदर हेड दे दे, नाम लेके बात कर रहा हूँ, पेटी कैश बुक की बात कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो 6 हेड्स हैं जिसको आम तौर पर क्वेश्चंस के अंदर पेटी कैश बुक बनाते हुए लिखे जाते हैं, उन 6 हेड्स को यूज़ नहीं किया जाता। बताएं हमारे अपने हेड्स कौन कौन से हैं। हम लिखते हैं जो 6 वाले हेड्स हैं इधर वाले, उसके अंदर हम लिखते हैं स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वेंस, कार्टेज, एंटरटेनमेंट और सन्ड्रीज या मिसलिनियस जो आपका दिल चाहे। ये जो 6 हेड्स इनके वजह मैंने नाम लिए, ये हेड्स आप सिर्फ इस सूरत में यूज़ करेंगे जब पेटी कैश बुक के क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर यानी कि क्वेश्चन के अंदर अपने तौर पर कोई हेड्स नहीं देगा आपको। लेकिन अगर सवाल के अंदर उसने हेड्स दे दिए तो फिर ये वाले हेड्स जो इनके अभी मैंने नाम लिए वो आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर कौन सा यूज़ करेंगे, जो सवाल के अंदर गिवन है। बाद स्टूडेंट ने क्या गलती करने की कोशिश की कि जनाब अली वो अपने हेड्स जो सवाल के ये 6 हेड्स जो मैंने बताए थे यही लिख दिए, जबकि सवाल के अंदर मेंशन था कि आपको वही हेड यूज़ करना है। एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने तो ये गलती ऐसी की ज़रूर है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको ये बात बतानी थी, गलती जो स्टूडेंट से एक और भी सरदर्द हो जाती है और हो गई, वो क्या कि अगर सवाल के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद वक़्त इफ़ेक्ट से रिलेटेड सवाल आता है और इफ़ेक्ट से रिलेटेड सवाल के अंदर जो आपको पता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। बताएं कि स्टूडेंट्स एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन से रिलेटेड पेपर में यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर ख़ास तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होता है कि ये सवाल बनकर आता है कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन को लिख देता है और ट्रांजेक्शन लिखने के बाद बताता है या पूछता है आपसे कि बताओ इसका इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स आपको पता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होता है। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं, असासे होते हैं, भले वो करंट एसेट्स हों भले वो फिक्स एसेट्स हों, वो इन दोनों चीज़ों का टोटल दोनों चीज़ों के सम के बराबर है। कौन कौन सी दोनों चीज़ें, या तो ऑर्गेनाइजेशन ने कर्जा लिया हुआ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का अपना सरमाया है, इन दोनों को प्लस करें तो एसेट्स के बराबर आता है। बाद स्टूडेंट ने कम से कम यहाँ पे भी एक या दो ने वो क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक ये की है जनाब कि आपके पास पेपर में जो 10 क्वेश्चंस थे, 10 ट्रांजेक्शन्स थी, उन 10 ट्रांजेक्शन्स के अंदर हर दफ़ा या कई दफ़ा एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वो लिख रही हैं। तो भाई आप एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल सिर्फ आपको एक दफ़ा लिखना है ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, ऑन द टॉप ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। अगर आप 10 ट्रांजेक्शन्स में 10 दफ़ा ये लिखने बैठ गए तो इसका मतलब आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, नतीजे के तौर पर पूरा पेपर स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। एक बात ये हो गई। एक साहिबा ने एक और क्या गलती की कि वो जो ट्रांजैक्शन थी उस ट्रांजैक्शन को भी लिखने बैठ गई। अरे भाई क्वेश्चन पेपर के अंदर जो चीज़ें मेंशन होती हैं अगर आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं उसका आपको कोई इजाफी नंबर नहीं मिलेगा। जिस तरह एक जुमला बोला जाता है कि आपको कितनी रकत का सवाब मिल रहा है ये काम करके, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के हवाले से सवाल आया, इस इक्वेशन को सिर्फ आपको एक दफ़ा लिखना है और जो ट्रांजैक्शन है जो क्वेश्चन है उसको एक साहब आप लिखे चली जा रही हैं, तो उसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको खाली इसके नंबर करने थे, नंबर 1 जो भी हो रहा है, नंबर 2 प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो आपको लिखना था। क्या मतलब हो रहा है, फर्ज करें एसेट में इजाफा हो रहा है प्लस करा दिया,
लायबिलिटी में एज्यूम कर लेते हैं इजाफा हो रहा है, प्लस करवा दिया। कैपिटल में फर्ज करें कोई इजाफा नहीं हो रहा। इस तरह से आपको प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो करने थे, वो भी बाद स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर दी। इसके अलावा स्टूडेंट से ये भी गलती सरजद हुई कि ये बात याद रखिएगा, मैं पहले जुमला बोल देता हूँ। इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ लेंदी, अगर कोई सवाल बहुत ज़्यादा लंबा है, लाइक जनरल लेजर क्वेश्चन, जनरल लेजर के अंदर बहुत सारे टी अकाउंट्स बनाने थे, जनरल लेजर्स बनाने थे, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कोई छोटा वाला सवाल उठाते हैं। छोटे सवाल से मुराद जैसे कि पेटी कैश बुक का सवाल था, पेटी कैश बुक का सवाल उठा लेते हैं अगर आप पहले, तो फिर जनरल लेजर बिल्कुल एंड में करते हैं, क्योंकि जनरल लेजर के अंदर मैंने ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा दे दी। जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा दे दी तो उसका नतीजा जो वो आपको लेजर सबके ओपन करने पड़ जाएंगे, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ जाएगा। किसी एक स्टूडेंट ने भी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, आप अंदाजा लगाएं पूरी क्लास में। भाई ट्रायल बैलेंस के नंबर थे, ट्रायल बैलेंस को आप मैनेज क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आपने जनरल लेजर ही पूरे नहीं बनाए। और जनरल लेजर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वही बातों को टाइम मैनेज नहीं कर सके आप। इसके अलावा एक बात और दिमाग में रखिएगा, और वो बात दिमाग में ये रखिएगा कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, ओवर राइटिंग से गुरेज करें। यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट के बारे में बोलूँगा कि उन्होंने पेपर में जा बजा ओवर राइटिंग की हुई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओवर राइटिंग करने की वजह से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या आप एग्जामिनर को धोखा दे रहे हैं। समझ से बाला है मेरी ये सब बातें। एक छोटी सी बात पहले आपको ये बता दूं, एक स्टूडेंट ने ज़रा MCQ अटेम्प्ट करने की ज़रा कोशिश कैसी की वो ज़रा देखिएगा, आपको हंसी आएगी। ये उन्होंने B लिखा हुआ है और यहाँ से उनका निकल रहा है C। और ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जो B निकल रहा है या निकल रहा है जो दिल चाहे कहें, और यहाँ से C निकल रहा है, तो मार्क्स किस बात पे दिए जाएँ? B के ऊपर नंबर दूँ या C के ऊपर नंबर दूँ? मतलब स्टूडेंट जो हैं, बात सबको नहीं कह रहा हूँ, बाद स्टूडेंट्स अपने आप को 1.5 होशियार समझते हैं, 1.5। तो 1.5 होशियारी अगर आप करेंगे तो ये याद रखिएगा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर इसको B समझे, फ़र्ज़ करें C आंसर है, और अगर C समझे फ़र्ज़ करें B आंसर है, या फ़र्ज़ करें B समझे और B आंसर है, या समझे C समझे और C आंसर है, तो किस बुनियाद के ऊपर एग्जामिनर जो है फैसला करेगा? यकीनी तौर पर मुझ जैसा अगर आपको एग्जामिनर मिल गया तो याद रखिएगा इसके ऊपर कोई नंबर नहीं देगा, सीधे सीधे काटेगा और आगे बढ़ेगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक बात हो गई। इसी तरीके से ये फर्स्ट ईयर के शायद स्टूडेंट ने हरकत की, सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने क्या हरकत की हुई है गालिबन, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फर्स्ट ईयर ने शायद की, सेकंड ईयर ने क्या की हुई है कि जनाब अली रकमें जो थी, अमाउंट जो थे, उसको कई कई जगह ओवर राइटिंग किया हुआ है। ओवर राइटिंग का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा 1,40,000 रुपये। अब आपको ख्याल आया नहीं ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, आपने इसी को 7 बनाने की कोशिश की। अब आप कितनी कोशिश कर लें 7, ये जो है चश्मा है इसको क्या करेंगे आप? इट मीन्स दैट इस 4 को आपने 5 बनाने की कोशिश की या 5 बना रहे हैं। अरे भाई खुदा के बंदे, अगर तुम्हारे पास रिमूवर नाम की चीज़ नहीं है, वाइडो नाम की चीज़ नहीं है, तो कलम नाम की तो चीज़ है ना। कलम से क्या करो, इसको यूँ काटो सीधी शराफत से, और काटने के बाद जो तुम लिखना चाह रहे हो वो लिख दो। सो सिंपल। एग्जामिनर याद रखिएगा, इस कटिंग के बाद अगर आपने सही साफ सुथरा लिखा हुआ है तो आपको लाजमी नंबर देगा, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। इतना ज़रूर है कि एग्जामिनर पे अच्छा सा नहीं पड़ेगा कि इसने बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग की हुई है, गंदगी फैलाई हुई है, लेकिन कम से कम पढ़ने में तो आ रहा है ना। हाँ मुझे बताइए, ये जो ओवर राइटिंग स्टूडेंट ऐसे करके दे पेपर में, तो एग्जामिनर को क्या बावला समझा हुआ है आपने? आपकी ए से ज़्यादा उसको तजुर्बा होता है। मेरे हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो इट मीन्स दैट आप कितने अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं कि जनाब अली उसी को काट दिया, उसी की वो ओवर राइटिंग कर दी। याद रखिएगा, ओवर राइटिंग अगर आप करेंगे तो ओवर राइटिंग की सूरत में आप अपने नंबर जो है खुद अपने ही हाथों खो देंगे और फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पे एक बात सेकंड ईयर अकाउंटिंग के हवाले से करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट ने क्या गलती की, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का मैंने सवाल दिया। पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर 2 अलग अलग केसेस बनाए, और वो 2 केसेस ये बनाए कि एक सवाल मैंने दे दिया उसमें गुडविल का, और एक सवाल मैंने उसके अंदर दे दिया बोनस का। और सवाल जो बनाया था रिटायरमेंट का, उसमें जो ट्रांजेक्शन दे दी वो रिवैल्यूएशन के हवाले से दे दी। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अकाउंटिंग के, वो ये बात जानते हैं कि बाज़ औक़ात रिवैल्यूएशन पे गेन होता है, बाज़ औक़ात लॉस होता है, बाज़ औक़ात एसेट्स के वैल्यू बढ़ रही होती है, बाज़ औक़ात कम हो रही होती है। तो ओवरऑल मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन उसके हवाले से दे दी, या 4 दे दी ट्रांजेक्शन, और फिर 2 अलग अलग केसेस बना दिए। याद रखिएगा, जब आपके पास एक ही सवाल हो, 2 अलग अलग केसेस हों, जिसमें एक पार्ट जो है वो कह लें गुडविल का है
और एक पार्ट जो है वो बोनस का है। तो आपको वो जो एंट्रीज़ हैं वो कोई 2 मरतबा नहीं बनानी पड़ेंगी, एंट्रीज़ आपको सिर्फ एक दफ़ा बनानी थी। उन एंट्रीज़ के अंदर अगर रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा हो या रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा हो, वो जितना भी गेन है या जितना भी लॉस है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में आप मुंतकिल कर दें। अगर तो सवाल बोनस का है तो बोनस के मुताबिक सॉल्व करते हैं, अगर सवाल गुडविल का है तो गुडविल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। वो साहिबा ये समझी, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने इतना लंबा सवाल दे दिया और फला और ढमक, तो बेसिकली उस सवाल की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस में रिवैल्यूएशन पे अगर गेन हो रहा हो या रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा हो, दोनों सूरतों में वो गेन और लॉस के हवाले से जितनी भी एंट्रीज़ हैं और रिवैल्यूएशन के ऊपर जो एंट्रीज आप बना रहे हैं वो सिर्फ एक दफ़ा बनानी थी, कोई 2 दफ़ा नहीं बनानी है, एक दफ़ा एंट्रीज बना दे। गुडविल का केस है गुडविल के मुताबिक सॉल्व करते हैं, और अगर आपका बोनस का केस है तो बोनस के मुताबिक सॉल्व करते हैं। उन्होंने वहाँ पे गड़बड़ कर दी। और इसके अलावा ये बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट भी कोई भी स्टूडेंट दोनों पार्ट्स की बैलेंस शीट नहीं बना सका। सेकंड ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक अहम बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर के अंदर सम स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेम्प्ट मोर देन 50% क्वेश्चन पेपर। सबकी बात नहीं की जा रही है, बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर का 50% भी अटेम्प्ट नहीं कर सके। 50% का मतलब होता है, मैंने पेपर बनाया था 100 नंबर का, 100 नंबर में से 50% नंबर भी वो स्टूडेंट्स हासिल नहीं कर सके। अब आप मुझे बताएं, अगर स्टूडेंट्स का ये लेवल है कि वो 50% नंबर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरीक़े से ओवरऑल अपना रिज़ल्ट जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने तमाम चीज़ों के ऊपर उसको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। एक अहम बात जो कि आखिरी मेरा वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, एक अहम बात ये भी है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस जगह लिखना है और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन किस जगह लिखना है। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बाज़ स्टूडेंट बेचारे वहाँ पे लिख रहे हैं अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। अबे भाई, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में लिखा जाता है कब? जब एसेट की वैल्यू में से आप उस वैल्यू को डाउन कर रहे होते हैं। इक्विपमेंट लेस अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग लेस अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, कहाँ पर? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, जिसको आप आसान अल्फाज में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, तो वहाँ पर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की टर्म यूज़ नहीं की जाती है, बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वहाँ पर लिखा जाता है। एक आखिरी बात लास्ट बट नॉट लीस्ट करके, बाद स्टूडेंट का बेचारों का ये हाल है, क्वेश्चन पेपर के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि सलमान ट्रेडर्स का सवाल है, और वो सलमान ट्रेडर्स का सवाल होने की वजह से कंपनी का नाम उनको लिखना चाहिए था सलमान ट्रेडर्स जनरल। उसकी जगह वो क्या लिख रही है? मिस्टर सलमान जनरल। भाई, मिस्टर सलमान का वर्ड उस सूरत में आएगा जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम सवाल में गिवन ना हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सवाल में गिवन नहीं है, जैसा कि सलमान ट्रेडर्स मैंने बोला नहीं हो, तो फिर आप बंदे का नाम यानी कि ओनर का नाम लिख देते हैं, मिस्टर सलमान, मिस्टर कामरान, मिस शबनम, जो दिल चाहे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लिखा जाता है, जैसे कि सलमान ट्रेडर्स, नदीम एंटरप्राइजेज, अमीर ब्रदर्स, कुछ भी नाम जो सवाल में गिवन है बतौर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा। अगर फ़र्ज़ करिए पार्टी का नाम यानी कि उस बंदे का नाम गिवन है तो उस बंदे का नाम लिखा जाएगा। ना तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन है और ना ही ओनर का नाम गिवन है, तो फिर ऐसी सूरत में XYZ कंपनी लिख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों तरह के स्टूडेंट्स से मुखातिब होते हुए उनके सब्जेक्ट अकाउंटिंग की मिस्टेक्स से हमने आपको बाखबर करने की कोशिश की है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की मैंने कॉपीज चेकिंग की उन चेकिंग करने के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स निकली हैं और वो मैंने अपने पास दर्ज भी कर ली थी और काफ़ी हद तक कुछ बातें मैंने आपको अलग से भी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो लेक्चर से यकीनन आपने फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली हस्ब मामूल अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कराइएगा। आप फेसबुक पे भी शेयर करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर करा सकते हैं, या कोई और सोशल मीडिया नेटवर्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको शेयर कराना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक और कमेंट करना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए सर अली अहमद के नाम से, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको फ़ौरन और बर वक्त इंशाअल्लाह ताला मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।